हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर टुडे वी विल कवर द इवल क्वार्टेट। And this part 6 video is a sort of continuation of part 5 video जिसमें हम पढ़ रहे थे loss of biodiversity। So आज हम देखेंगे what are the main reasons of loss of biodiversity। So there are 4 main reasons जिसके कारण biodiversity का loss हो रहा है, मतलब 4 main reasons हैं। And those 4 reasons together are referred to as evil quartet। Those 4 reasons are together referred to as evil quartet। So what includes this evil quartet? Number 1, habitat loss and fragmentation। The first evil out of the 4 is habitat loss and fragmentation। अगर मैं आपको हिंदी भाषा में समझाऊं तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा में समझिए, हम पढ़ रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए मेन रीजंस responsible for biodiversity loss या loss of biodiversity, for loss of BD लिख दो, समझ आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी। तो मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो आउट ऑफ देयर आर 4 मेन रीजन। कितने रीजंस हैं? 4 रीजंस हैं। और इन 4 रीजंस को ही साथ में मिला के क्या बोला जाता है? इन 4 रीजंस को ही साथ में मिला के बोला जाता है ईवल क्वार्टेट। यू नो क्वार्टेट मीन 4। क्वार्टेट का मीनिंग ये होता है 4। सो फर्स्ट रीजन इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड वी हैव को एक्सटिंक्शन। व्हाट इज द सेकेंड रीजन? Second reason is co-extinction. Third reason is alien species invasion. And last and the fourth reason is over-exploitation. So these are the 4 quartets, these are the 4 evils which are responsible for the biodiversity loss. और ये 4 मेन कारण हैं। अभी जो इसके पहले आपने वीडियो देखी थी पार्ट 5 था आई गेस, तो पार्ट 5 वीडियो में आपने देखा था कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस हो भी रहा है, कितना हो रहा है, आपने सिर्फ डेटा देखा ना। दीज आर द मेजर रीजंस कि क्यों हो रहा है, और ये 4 ही मेन उसमें रोल प्ले करते हैं। और इन चारों को साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ईवल क्वार्टेट। सो नाउ लेट्स स्टडी दिस ईवल क्वार्टेट वन बाय वन एंड इन डिटेल। एक एक करके इस ईवल क्वार्टेट के ईवल्स को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कितना मेजर लॉस परफॉर्म कर रहे हैं। सो फर्स्ट ईवल इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट लॉस? किसी का घर उजाड़ देना। अब कोई आए या तुम्हारा घर उजाड़ के चला जाए, बॉम्ब से उड़ा दिया, चलो तुम्हारा छोड़ दो, इतना बुरा भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हैं। बर्ड्स का हैबिटेट होता है उनका नेस्ट। उन्होंने नेस्ट बनाया था तुम्हारे घर में, एक कोई भी ऐसे शेल्फ थी, कोई भी एक स्पेस रह गया था हॉलो टाइप का, वहाँ पे उस बर्ड ने आके नेस्ट बनाया था। अब दिवाली आई थी अभी कुछ दिनों पहले, तो दिवाली के कारण सफाई स्टार्ट हुई। सफाई करते करते इंटेंशनली नहीं बट अनइंटेंशनली तुमने झाड़ू से उसका घर उजाड़ दिया। तुमने झाड़ू मारी, उसका घर बिखर गया, तहस नहस हो गया। तो इट इज़ द सॉर्ट ऑफ हैबिटेट लॉस फॉर दैट बर्ड। अब वो थोड़े दिन बेचारी इधर उधर परेशान होगी, किसी पेड़ पे रहेगी, कहीं रहेगी, धीरे धीरे करके वो फिर से अपना घर बनाएगी। तो अगर किसी भी दैट वाज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, चिड़िया और ये घर में बहुत छोटा सा एग्जांपल, बट थिंक इट ऑन अ लार्ज स्केल। अगर आप इसे थोड़े बड़े स्केल पे सोचो तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जंगल्स होते हैं, बड़े बड़े जंगल्स होते हैं, जंगल्स में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स हैं। अब जंगल में लग गई आग। जंगल में क्या लग गई? आग लग गई। जंगल में आग लगने के कारण जितने भी वेरियस स्पीशीज जिनका वो जंगल घर हुआ करता था, जिनका वो नेचुरल हैबिटेट हुआ करता था, अब वो नेचुरल हैबिटेट तो उनका खत्म हो गया। अब जब उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो गया, जहाँ पे वो पैदा हुए, छोटे से बड़े हुए, जहाँ पे सारा का सारा उनका फूड रिसोर्सेज था, सब कुछ उस पर्टिकुलर स्पीशी का उस जंगल में था, और वो जंगल ही खत्म हो गया, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या वो स्पीशी बचेगी? नो, that species won't be able to survive and ultimately the species will also become extinct. That particular species will also become extinct अगर उसने कोई substitute या immediate basis पर कुछ तो भी option नहीं देखा। आई कहानी समझ? एंड हैबिटेट लॉस तो चलो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन।
नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेगमेंटेशन? देखो समझते हैं, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है तोड़ देना। अब तोड़ देने का क्या मतलब है? कोई जैसे यही जंगल है ना, हाँ आप मान लो ये एक ही था पहले, ये जो बीच में ब्लैक दिख रहा है ये अलग अलग नहीं था, तो ये पहले एक ही था पूरा, और यहाँ पे बढ़िया कुछ ऑर्गेनिज्म मिल मिल के रहते थे, ये स्टार शेप के ऑर्गेनिज्म यहाँ रहते थे, और लेकिन ये खाना वाना खाने यहाँ पे चले जाते थे क्योंकि उनका खाना यहाँ पे था, और कुछ ऑर्गेनिज्म सर्कल शेप के थे जो यहाँ रहते थे, और ये सर्कल वालों का खाना इस वाले स्पेस पे भी था, और कभी कभी यहाँ भी चले जाते थे, कुछ कुछ खाना वाना खा के यहाँ से आ जाते थे, मतलब घूमते फिरते रहते थे क्योंकि दैट वाज द सेम पैच। बट क्या हुआ विद टाइम हो सकता है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं तो ब्रिज बना दिया बीच में से, या तो रेलवे ट्रैक निकाल दी, या तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हुई जिसके कारण ये लैंड डिवाइड हो गया, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हुई जिसके कारण ये जो लैंड था डिवाइड हो गया, बीच में कितना बड़ा पैच क्रिएट हो गया कि नाउ द सिचुएशन इज दीज ऑर्गेनिज्म आर नॉट एबल टू कम हेयर एंड दीज आर नॉट एबल टू गो देयर, ये वाली कंडीशन आ गई, अब इधर उधर नहीं हो पा रहे थे। अब क्या होगा आप सोचो, जो स्टार शेप के रेड कलर के ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाएगी, क्यों? बिकॉज उनका सारा खाना यहाँ था, और उनका खाने वाली जगह ही क्या हो गई, खाने वाली जगह ही पूरी उड़ा दी, खत्म कर दी, मतलब खत्म नहीं कर दी, इतनी दूर चली गई, तो उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन, डिवाइड कर देना, एक नेचुरल हैबिटेट को बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देना। एंड फ्रेगमेंटेशन से होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन से होता ये है कि कोई भी नेचुरल स्पीशीज उस एरिया में थी, हो सकता है वो अपनी फूड नीड्स के लिए किसी दूसरी जगह पे जा रही थी, बट फ्रेगमेंटेशन के कारण नाउ देयर आर फ्रेगमेंट्स, द स्पीशी वॉट एबल टू मूव एंड कंप्लीट इट्स फूड नीड। समझ में आई कहानी? ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है, अगर चारों में से जो 4 इवल क्वार्टेट हैं, अगर मैं पूछूं मोस्ट इवल कौन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा होता है फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो आपको याद रखना है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो नीट में भी आता है ऑलमोस्ट हर बार, आपको चारों इवल क्वार्टेट के नाम लिख देंगे एंड पूछेंगे विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो आपको उसमें आंसर करना होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब जिन्हें पढ़ा नहीं होता है तो उनको चारों ही सही लगते हैं कि यार सही बात है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है, को एक्सटेंशन भी होता है, एलियन स्पीशी इन्वेजन भी होता है, तो अब इसमें से कौन सा टिक करूँ? तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है, बिकॉज एनसीईआरटी ये बातें आपको लिख के देती है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लॉस फ्रॉम 14% to 6%। भाई जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें कभी किसी टाइम पर 14% हुआ करती थी बायोडाइवर्सिटी का रेट, नाउ इट इज जस्ट डिक्रीज टू 6%। थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट विद इन आवर्स। कितने बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो ऐसे मिनटों में जला दिए जाते हैं, क्यों? जस्ट फॉर ह्यूमन यूज, हम अपने यूज के लिए, उनको अपने क्रॉप फील्ड बनाने के लिए या कैटल्स को ग्रेस कराने के लिए हम कितने बड़े बड़े जंगल्स को ऐसे मिनट्स में खत्म कर देते हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस। और देखो क्या है एग्जाम्पल, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज बीइंग कट फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। भैया अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सोच रहे हो क्या था अमेज़न रेन फॉरेस्ट? अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो था ना वो बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट था, सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ स्पीशी है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो कहीं मिलती है, सो इट इज़ इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब ह्यूमंस ने वहाँ जाके पूरा जंगल काट दिया, पेड़ पौधे साफ कर दिए, और वहाँ पे सोयाबीन उगा रहे हैं, और सोयाबीन उगा रहे हैं, ग्रास लैंड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं अपनी गाय भैंसों को चराने के लिए। अब जो नेचुरल हैबिटेट था वो तो आपने ख़त्म कर ही दिया ना, जिसके कारण उस हैबिटेट में मिलने वाली जो एक्चुअल स्पीशी थी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब आप सोयाबीन और अपनी घास उगाते रहो, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ रहा है? जो नेचुरल स्पीशी थी दैट इज नाउ एक्सटिंक्ट, बिकॉज आपने उसका नेचुरल एनवायरनमेंट खत्म कर दिया। क्लियर कहानी? फ्रेगमेंटेशन बैडली अफेक्ट्स एनिमल रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेटरी एनिमल्स। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है क्या है? डिविजन या डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाना है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को। अब ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये करता क्या है? दिस फ्रेगमेंटेशन बैडली अफेक्ट्स किसको? मेनली रिक्वायरिंग द लार्ज टेरिटरीज एनिमल्स, जिनको बड़ी लार्ज टेरिटरीज चाहिए होती है, एंड द एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिट्स। तो फ्रेगमेंटेशन से कौन से 2 कैटेगरीज ऑफ एनिमल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं? पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म, तो नंबर 1 ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनको लार्ज टेरिटरीज चाहिए होती हैं, एंड सेकेंड ऑल दोज ऑर्गेनिज्म हु हैव माइग्रेटरी हैबिट्स, जो माइग्रेशन करते हैं, दोज विल बी अफेक्टेड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकेंड इवल दैट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो पहला हमने देख लिया हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड वी हैव ओवर एक्सप्लॉयटेशन।
अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन भाई क्या होता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन का सीधा मतलब है कि आपको किसी ने उंगली पकड़ाई थी कि ठीक है भाई लो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, हम इस केपेबल हैं, हम तुम्हारी मदद करते हैं। तुमने उसकी उंगली क्या पकड़ाई, तुम उस आदमी को ही निगल गए पूरा, तुम हाथ पकड़ के निगल गए उसको पूरा। समझते हैं इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ये जो ईडियम है, ईडियम, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका सीधा मीनिंग ये होता है कि कुछ भी, किसी भी चीज़ ने आपको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करी, बट आप वहाँ पे ग्रीडी हो गए और आपने अपना फ़ायदा देखते हुए उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, उसको ओवर यूज़ कर लिया, जितना रिक्वायर्ड नहीं था उससे भी ज़्यादा। सो दिस इज़ व्हाट ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन। एक एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन पता है कब होता है? व्हेन नीड चेंजेस इनटू ग्रीड। जब हमारी ज़रूरतें हमारा लालच बन जाती हैं, तब आप किसी भी चीज़ को ओवर एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी लालची मत बनो। बोला जाता है ना बच्चों, कुछ भी बनना, बस लालची मत बनना। क्योंकि जब इंसान लालची बन जाता है ना, तो वो अपने लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं देख पाता। तो याद रखना मेरी इस बात को। और अभी ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब भी आपको इससे ही समझ आ गया होगा। तो व्हाट इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन? व्हेन नीड चेंजेस इनटू ग्रीड, देन व्हाट वी डू इज जस्ट ओवर एक्सप्लॉयट एन ऑर्गेनिज्म। सो ये जो सारी स्पीशी आप देख रहे हो, दैट इज स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन। था ना पहले कबूतर जा जा जा, आजकल तो नहीं जाता है कबूतर, जाता ही नहीं है क्योंकि कबूतर इज एक्सटिंक्ट। द पैसेंजर पिजन आर नो मोर, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए जाते ही नहीं हैं। पहले ही जाते थे कबूतर जा जा जा, बिकॉज इन दोज टाइम्स देयर वॉज दैट कबूतर, द पैसेंजर पिजन। बट नाउअडेज दिस कबूतर, दिस पिजन इज नाउ एक्सटिंक्ट। एंड व्हाट इज द रीजन? They are extinct due to over exploitation, due to over use, ज़्यादा more than need से ज़्यादा use करने के कारण they are no more. Okay, समझ में आता है? So they are extinct. So this is what over exploitation mean. Now third we have alien species invasion. Third we have alien species invasion. अब ये जो डायग्राम है ये बहुत ही बढ़िया है, इसको समझते हैं। ये एक ओशन था, इस ओशन की नेचुरल हैबिटेट थी दिस फिश एंड दिस फिश। जितनी भी डरी हुई मछलियां दिख रही हैं वो उस ओशन की नेचुरल रेसिडेंट्स थी, वहाँ पे वो नेचुरली रहती थी, वो उनका नेचुरल हैबिटेट था। अब अचानक से उस ओशन में एक दिन अपना सामान बांध के, गले में कैमरा डाल के, एक अजीब सा कुछ तो भी दिखने वाला ऑर्गेनिज्म आ जाता है। इसको ही हम बोल रहे हैं एलियन स्पीशी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कौन है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, जो ऊपर कहीं से आता है, ई गोला के लोगों को हम नहीं जानते, इस टाइप से कुछ बोलता है, हमारे लिए वो एलियन होता है। जो भी हमारे वर्ल्ड का रेसिडेंट नहीं है, हमारी दुनिया का नहीं है, हम उसे एलियन बोलने लगते हैं। सो ये जो बाहर से कैमरा वैमरा लटका के अपना सामान पैक करके जो स्पीशी आई, दिस इज द एलियन स्पीशी। ना अब ये एलियन स्पीशी करेगी क्या? अब ये एलियन स्पीशी आ तो गई, हो सकता है कि वहाँ जो पहले से प्रेजेंट थे तेज चल के उनको खत्म कर दे। क्या क्या प्रोबेबिलिटी है हम वो देख रहे हैं। पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है कि दिस एलियन स्पीशी कैन कॉज डैमेज टू द नेचुरल स्पीशी प्रेजेंट देयर, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। सेकंड चीज क्या हो सकता है इस एलियन स्पीशी के साथ? भाई ये आई थी यहाँ पे, चलो ठीक है, घूमने आए थे, घूमने थोड़े दिन के लिए, वो होता है ना गेस्ट आए घूमने आए, ठीक है, अब इनको मजा आने लगा, धीरे धीरे करके बैठे रहे। फिर इन लोगों ने पूछा ठीक है भाई आप आए थे, हमने आपकी खातिरदारी कर दी, 1 महीना हो गया, कब जाओगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी तो हम और रुकेंगे, हमें कई काम है। फिर और रुक गए, ठीक है, फिर 1 साल हो गया, 1 साल, अरे जी 1 साल हो गया, अब बहुत हो गया, अब कब जाओगे आप, कब तक हैं हमारे घर में? अब ऐसे डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते ना, कब जाओगे, रूड लगता है। हाँ, तो मैंने बोला नहीं नहीं अभी हमें अच्छा लग रहा है, अभी तो हम और रुकेंगे, अभी हम और दिन देखेंगे। साल 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 निकलते गए निकलते गए निकलते गए, धीरे धीरे करके इन्होंने शादी कर ली, अपने जैसे एक और कोई ले आए, शादी हो गई। अब जब इनकी शादी हो गई तो इनके बेबीज हो गए बहुत सारे, इनकी शादी हुई, बेबीज हो गए, धीरे धीरे करके ये परिवार बन गए पूरा। ये तुम्हारे घर में कि उस ओशन में, तुम्हारे घर में नहीं है, किस ओशन में कुछ दिन के लिए घूमने आए थे, बट धीरे धीरे करके दे बिल्ड अप अ फैमिली देयर। व्हाट आई मीन इज दे रिप्रोड्यूस, और जब रिप्रोडक्शन करा, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगे, तो जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनके साथ कंपटीशन में आएंगे। ऑब्वियसली बात है ना, जब 2 स्पीशीज थी, एक जो तो पहले से ही रह रहे थे, दूसरे नए वाले आए और उन्होंने अपना नंबर बढ़ाने लगे। अब जब नंबर बढ़ाने लगे तो दोनों स्पीशीज में कंपटीशन बढ़ेगा, देयर विल बी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, 2 स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। और जब 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 कॉम्पिटिशन होगा तो फिर क्या होगा भाई? ये होगा कि एक स्पीशीज जो स्ट्रांग होगी अल्टीमेटली वो दूसरे वाले को खत्म कर देगी। So this is how alien species will affect the biodiversity.
समझ आई कहानी? सो व्हाट इज एलियन स्पीशी? एलियन स्पीशी कॉज डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजीनियस स्पीशी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिजीनियस स्पीशी? इंडिजीनियस स्पीशीज का मतलब होता है कि कोई भी नेचुरल इन्वायरमेंट की लोकल या उस नेचुरल इन्वायरमेंट में मिलने वाली स्पीशीज कौन कौन सी हैं, दैट विल बी द इंडिजीनियस स्पीशी। तो व्हाट एलियन स्पीशीज डू? एलियन स्पीशीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन, नंबर या तो कम होगा, और एक्सटिंक्शन ऑफ दीज एंडोजीनियस स्पीशी। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलेट फिश इन द लेक। तो नाइल पर्च अब एक मछली थी भाई, नाइल पर्च को उन्होंने कहाँ इंट्रोड्यूस कराया? विक्टोरिया लेक में, ईस्ट अफ्रीका में। भाई इस नाइल पर्च ने आके 200 से ज़्यादा वेराइटी ऑफ एक फिश होती है चिचलेट फिश, उनको ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि क्या हुआ होगा, या तो नाइल पर्च इसको चिचलेट फिश को खा गई होगी पहली चीज़, और या तो दूसरी चीज़ क्या हुई होगी, या तो दूसरी चीज़ ये हुआ होगा कि नाइल पर्च और चिचलेट फिश इन दोनों का जो कॉमन फूड था, जो इनका फूड था वो सेम था, और अगर इनका फूड सेम था तो कंपटीशन में हो सकता है चिचलेट फिश वीक रह गई हो एंड इट अल्टीमेटली बिकम एक्सटिंक्ट। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलियन स्पीशी इन्वेजन। यहाँ पे एलियन स्पीशी कौन थी? नाइल पर्च। बेचारी चिचलेट फिश तो पहले से ही रह रही थी ना विक्टोरिया लेक में, उन लोगों ने अचानक से नाइल पर्च इंट्रोड्यूस करा दी, और नाइल पर्च के इंट्रोड्यूस कराने से मोर देन 200 स्पीशी ऑफ चिचलेट फिश बिकम एक्सटिंक्ट। Second example, invasive weed species like carrot grass, Parthenium, lantana and water hyacinth ecornia cause damage out to the native species. अब ये सब क्या होते हैं? weeds. weeds क्या होते हैं? unwanted plants. weeds क्या होते हैं? unwanted plant. मतलब आप नहीं चाहते हो कि उगे, लेकिन बस उगे जा रहे हैं जबरदस्ती, कोई काम ही नहीं है तो उगे रहे हैं। तो गाजर घास सुना होगा आपने, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल होता है पार्थेनियम और द कैरेट ग्रास उसको हम बोलते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो मेन क्रॉप्स होती हैं उसके साथ ही गाजर घास, लैंटना और वाटर हाइसिंथ क्या होता है? जलकुंभी, जो पानी में ग्रो कर जाता है ना, तो दैट इज वाटर हाइसिंथ। ऑल दीज आर वीड्स, हम नहीं ग्रो कर रहे हैं इनको, ये अननेसेसरी अपने आप ही ग्रो करे जा रहे हैं। अब जब ये अननेसेसरी अपने आप ग्रो करे जा रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल गाजर घास की बात करती हूँ मैं, किसी भी खेत में ही होगा ही पूरी फसल के साथ। अब जो हमारा खेत है, सपोज दिस इज आवर खेत, क्रॉप फील्ड, ये जो रेड कलर की एक गाजर घास है और ये वाइट कलर की मेरी एक्चुअल क्रॉप है, फिर एक आध गाजर घास, फिर ये मेरी एक्चुअल क्रॉप है, फिर दो थोड़ी सी गाजर घास, फिर क्रॉप है, सीधी कहानी ये चल रही है। मतलब बीच बीच में ही गाजर घास भी उग गई है बहुत सारी। अब ये गाजर घास कर क्या रही है उग के? मेरे को इसके उगने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन व्हाट इट इज डूइंग, अब उगी है तो इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। So this गाजर घास will fight for nutrients with my actual crop. जो मेरी actual crop है उसके साथ में competition में आ जाएगी, fight करेगी for the nutrients, और इसके कारण हो सकता है जो मेरी actual crop हो उसको नुकसान पहुंचे और वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाए। सिमिलरली अगर बात करते हैं वाटर हाइसिंथ, तो वाटर हाइसिंथ जो है वो इतना ज़्यादा, उसने एक बंगाल में एक हैवॉक क्रिएट कर दिया था इन ईयर 2000 और समथिंग, जब वो पूरे के पूरे एक लेक में इतना ज़्यादा फैल गया था कि सारे जो ऑर्गेनिज्म थे, ऑल द फिशेज एंड ऑल, दे जस्ट गॉट डाइड। व्हाई? बिकॉज ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज ड्रेन्ड बाय दिस वाटर हाइसिंथ। सो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स बहुत लिमिटेड, एक्चुअली रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और अगर उनको यूज़ करने वाले फालतू में इधर उधर से कहीं कहीं बढ़ जाते हैं, जो वहाँ रह रहे हैं वो तो चलो अपना काम चला ही रहे हैं, लेकिन यार अब इधर उधर से और भी कोई लोग आ गए, वैसे ही वो है ना गरीबी में आटा गिरा, वैसे ही हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड, अब तुम भी आ गए तो फिर अल्टीमेटली 2-3 में से कोई एक मरेगा। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा, और जो भी उस कंपटीशन में वीक होगा वो स्पीशी पर्टिकुलरली दैट स्पीशी विल बी वाइप आउट। ओके, illegal introduction of the African catfish Clarias garipinus for aquaculture is posing a threat to the indigenous catfishes in our rivers. अब हमारे जो रिवर्स में मिलती हैं वो हमारी लोकल कैटफिशेस हैं, लेकिन क्या किया भैया, अब एक्वाकल्चर करने के लिए अपने मन मर्जी से अफ्रीकन वेराइटी की कैटफिश डाल दी, क्योंकि हो सकता है बेटर यील्ड हो, बेटर प्रोडक्शन हो। तो ये जो अफ्रीकन कैटफिश है ना, जिसका नाम क्लैरियस गैरीपाइनस है, डाल दी बिजनेस के लिए, ठीक है, देखो अगेन फिर हम रिस्पॉन्सिबल हो गए, डाल दी बहुत बढ़िया है, लेकिन कर क्या रही है ये क्लैरियस गैरीपाइनस? काम करती, मज़ा आता, ठीक है, लेकिन ये हमारी जो इंडिजीनियस कैटफिशेस थी जो हमारे रिवर में नेचुरली प्रेजेंट थी, these Clarias garipinus are becoming a big threat for them. उनको नुकसान पहुंचा रही हैं। That is why this is the example of alien species invasion. So African catfish जिसका नाम क्या है? Clarias garipinus. Okay.
एंड लास्ट ईवल वी हैव को एक्सटिंक्शन। तो अभी हमने थर्ड वाला ईवल पढ़ा, दैट इज एलियन स्पीशी इन्वेजन, की किसी और स्पीशी के आने से जो हमारी लोकल स्पीशी होती है, नेटिव या इंडिजिनस स्पीशी होती है, उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचता है। नाउ लुक एट द फोर्थ ईवल, दैट इज को एक्सटिंक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय को एक्सटिंक्शन? को एक्सटिंक्शन का सीधा मतलब ये है कि, क्या मतलब है सीधा, देखो जो हमारा डियर है, डियर वो ग्रास खाता है, घास खाता है, और जो डियर है उसको लायन खाता है। इतनी बात तो सबको समझ आती है। घास खा ली डियर ने, ये क्या बना दिया मैंने, डियर ने घास खा ली और लायन ने डियर खा लिया। ठीक है भाई, सबको पता है डियर ये वाला नहीं होता। अरे मैम डियर हो गया ये तो, हाँ हाँ समझ गए हम, डियर डीर, ठीक है, सबने एक दूसरे को खा लिया। अब सीधी बात क्या होती है, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का सीधा मतलब हुआ है अगर मैं खत्म हुआ तो तुम तो वैसे ही खत्म हो जाओगे ना। सपोज किसी एरिया था वहाँ बहुत सारी घास थी, बढ़िया डियर खाता रहता था, खुश रहता था। अब किसी कारण से आग लग गई, सारी घास खत्म हो गई, तो कौन सी स्पीशी का एक्सटिंक्शन हुआ बाय एक्सीडेंट? ग्रास का एक्सटिंक्शन हो गया। ग्रास क्या हो गई? ग्रास बिकम एक्सटिंक्ट, ग्रास का एक्सटिंक्शन हो गया। अब ग्रास का जैसे एक्सटिंक्शन हो गया, और कुछ भी, और कंडीशन है कि और कुछ भी प्लांट नहीं थे उस एरिया में। अब जब घास खत्म हुई तो धीरे 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 करके क्या होगा, धीरे 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 करके डियर भी खत्म हो जाएंगे। अब डियर को कोई मारने आया था, डियर में आग लग गई थी, कुछ ऐसा हुआ था क्या? नहीं, क्योंकि डियर एक दूसरी स्पीशी पे डिपेंडेंट था, एंड दो स्पीशीज आर बिकम एक्सटिंक्ट, दो स्पीशी गेट एक्सटिंक्ट, तो इसलिए डियर भी एक्सटिंक्ट हो गया। अब जब सारे डियर खत्म हो गए तो अब लायन क्या बोलेगा? लायन क्या करेगा? वो भी मर जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो खाना था वो ही नहीं बचा। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय को एक्सटिंक्शन? व्हेन अ स्पीशी बिकम एक्सटिंक्ट, द स्पीशी एसोसिएटेड विद इट आल्सो एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पे आपने देखा ग्रास जो थी वो एक्सटिंक्ट हुई, एंड द टू स्पीशी एसोसिएटेड विद द ग्रास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे बिकम आल्सो एक्सटिंक्ट। क्लियर? तो अगर एक स्पीशी खत्म हो रही है तो जो उससे रिलेटेड जो भी स्पीशीज है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ द पैरासाइट्स व्हेन होस्ट इज एक्सटिंक्ट। अगर होस्ट ही मर गया, होस्ट ही एक्सटिंक्ट हो गया, तो पैरासाइट क्या करेगा? पैरासाइट भी मरेगा, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इन को-इवॉल्व्ड प्लांट्स पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, एक्सटिंक्शन ऑफ वन कॉजेज एक्सटिंक्शन ऑफ द अनदर। अब म्यूचुअलिज्म आपने पढ़ा है, म्यूचुअलिज्म में अगर एल्गे और फंजाई साथ रह रहे हैं लाइकेन बना के, अब अगर हो सकता है एल्गे मर जाए तो फंजाई क्या करेगा? वो बेचारा, उसकी भी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ को एक्सटिंक्शन। And here we are done with the evil quartet. So these evil quartet are mainly responsible for the loss of biodiversity. और जिसमें से भी main reason कौन है? Habitat loss and fragmentation. तो भाई हमने पढ़ा loss of biodiversity and the reasons for it. अब अगर loss हो रहा है तो अब होने तो देंगे नहीं, हमें उसे करना होगा conserve. So from next video we will study about biodiversity conservation. तो अभी अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो अपने डाउट्स को पूछ लीजिए, और नहीं तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।